हेलो दोस्तों, अब आप लोगों के सामने फिर एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं जो कि सेल का ही चल रहा है। तो सेल का ये अपना तीसरा वीडियो है, तीसरा चौथा वीडियो है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ सेल का वोल्टेज। पहले लिख लेते हैं। ये आपका सेल में हो गया और वोल्टेज आता है, आप लोग याद रखिएगा। कार्बन जिंक क्लोराइड, कार्बन जिंक क्लोराइड, मैग्नीज एल्कालाइन, और सिल्वर ऑक्साइड और जिंक क्लोराइड, मैग्नीज का सिल्वर ऑक्साइड, लिथियम, लिथियम के बाद आपका मरकरी, कार्बन जिंक क्लोराइड, मैग्नीज एल्कालाइड, सिल्वर ऑक्साइड, लिथियम और मरकरी। वोल्टेज ये सबका, इसका 1.5, इसका 1.5, इसका 1.5, इसका भी 1.5, लिथियम का 2.95 सबसे ज़्यादा। तो क्या मरकरी का होता है 1.35। लिथियम का कभी पूछा है इसी के नीचे। और लेड एसिड से, लेड एसिड सेल की बात करें 2.2। निकेल आयरन का निकेल कैडमियम का और सिल्वर जिंक का 1.86 और सिल्वर कैडमियम का 1.1 नोट डाउन कर लीजिए। इस पर क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे ज़्यादा किसका वोल्टेज है? लिथियम का है, उसके बाद मरकरी का है, उसके बाद आपका लेड एसिड का है। तो वोल्टेज ये पूछ लेता है, कॉमन वोल्टेज आप लोग लिख लीजिए। ठीक, लगभग सारे के वोल्टेज लिखा दिए हैं। और एक चीज़ और कि इलेक्ट्रोलाइट का स्पेसिफिक ग्रेविटी, विशिष्ट घनत्व किससे मापते हैं? हाइड्रोमीटर से या एरियोमीटर। क्या बोलते हैं? या एरियोमीटर। यहाँ नोट कर, क्या इधर नोट कर लीजिए, मैं लिखता हूँ। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मेजरमेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइटिक मेजरमेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक मेजरमेंट हाइड्रोमीटर या एरियोमीटर बोलते हैं उसको, या एरियोमीटर से भी बोलते। कभी कभी एरियोमीटर आ जाता है, हाइड्रोमीटर। नोट डाउन कर लीजिए। तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा लिथियम का होता है, उसके बाद लेड एसिड्स का होता है। निकेल आयरन का भी कभी कभी पूछ लेता है, 1.25। नोट डाउन कर लिए होंगे।
ये सेल आता है, सेल का पूछ लेता है, नोट डाउन कर लीजिए 1 मिनट में। तो हाइड्रोमीटर, या तो हाइड्रोमीटर मेजरमेंट करता है स्पेसिफिक ग्रेविटी या इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है मेजरमेंट कौन करता है आपका, हाइड्रोमीटर या एरियोमीटर। ये पूछा हुआ है आपका दिल्ली मेट्रो जेई में क्वेश्चन पूछा है, मतलब हर जगह पूछ सकता है, ऐसा नहीं दिल्ली मेट्रो में पूछेगा, कई जगह पूछ सकता है। नोट डाउन कर लिए होंगे। अब आगे चलते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब हम लोग चलते हैं फैराडे का इलेक्ट्रोलिसिस नियम। फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस नियम, इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे का विद्युत अपघटनी नियम, या इसको बोलते हैं फैराडे का विद्युत अपघटनी नियम, अपघटनी नियम। तो अगर हम बात करें फैराडे का इलेक्ट्रोलिसिस नियम, इलेक्ट्रोलिसिस, इसका 2 नियम होता है, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। इसका फर्स्ट लॉ, इसका हम एक लॉ करते हैं, इसे इसका 2 नियम होता है। पहला फर्स्ट लॉ देखिए, फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ हमारा कहता है कि या इसे एक हमने इसमें मान लीजिए आपके इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें बैटरी की 2 प्लेटें डाल दी, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, और यहाँ से हमने चार्जिंग के लिए पॉजिटिव। इसमें क्या कहता है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रोड से मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा m, ठीक, इलेक्ट्रोड से मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा m तथा इलेक्ट्रोड में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है। मतलब ऐसे लिख लो, किसी विद्युत अपघट्य के, किसी विद्युत अपघट्य के इलेक्ट्रोड से मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा m तथा इलेक्ट्रोड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रोड में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा की मात्रा
द्रव क्या क्यू के समानुपाती होता है। तो क्या होगा, m प्रोपोर्शनल क्यू, m बराबर जेड क्यू, ठीक। जेड क्या है, कांस्टेंट है, तो m या बराबर जेड बराबर m अपान क्यू लिख दीजिए। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इसको बोलते हैं। इसका मात्रक मिलीग्राम प्रति कूलाम लिख सकते हैं, कभी कभी पूछ सकता है मिलीग्राम प्रति कूलाम, मिलीग्राम पर कूलाम। और कभी कभी यूनिट भी पूछ सकता है, मिलीग्राम पर कूलाम होता है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। जेड बराबर बोलते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक, क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जैसे कोई भी इलेक्ट्रोड है आपका, क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक, इलेक्ट्रोलाइटिक है। ऐसे इलेक्ट्रोलाइटिक में जो इलेक्ट्रोड से मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा m, इलेक्ट्रॉन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती क्यू। याद रखिएगा, कभी कभी फार्मूला पूछ लेता है, बैटरी से ही संबंधित है। तो आइए हम लोग अब आगे चलते हैं, ये नोट डाउन कर चुके होंगे। ये तो फैराडे का फर्स्ट लॉ था। डाउन कर लिए होंगे। अब हम लोग सेकेंड लॉ चलते हैं। सेकेंड लॉ क्या कहता है, याद रखिएगा, हर चीज याद रखिएगा। सेकेंड लॉ अगर विभिन्न इलेक्ट्रोलिसिस में, मतलब विभिन्न इलेक्ट्रोलाइट, विभिन्न विद्युत उपघट्टों में समान समय में समान धारा प्रवाहित की जाए। अगर विभिन्न विद्युत अपघट्टों में, जैसे क्या इलेक्ट्रोलाइटिक में, समान समय में समान धारा प्रवाहित की जाए, तो इलेक्ट्रोलाइट से मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा m तथा उस पदार्थ के रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। विभिन्न विद्युत अपघट्टों में समान समय में समान धारा, विभिन्न विद्युत अपघट्टों में समान समय में समान धारा प्रवाहित की जाए तो इलेक्ट्रोड से मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा m
तथा उस पदार्थ के रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती तथा उस पदार्थ के रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। ठीक, रासायनिक तुल्यांक क्या है ये। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं यम प्रोपोर्शनली, अगर यम प्रोपोर्शनल के हटा दे तो के ई आ जाएगा, प्रोपोर्शनल जैसे कि मिला है, नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लीजिए। तो इसका आता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे का विद्युत नियम। तो इसका फर्स्ट लॉ भी हम लिखा दिए m बराबर जेड क्यू, और उसका मिलीग्राम प्रति कूलम यूनिट भी कभी कभी पूछ अवयव भी पूछता है। जो इलेक्ट्रोलाइट का स्पेसिफिक ग्रेविटी है, विशिष्ट घनत्व, उसको हम किससे माप करते हैं? विशिष्ट घनत्व को हम लोग हाइड्रोमीटर से, जो उसका विशिष्ट घनत्व होता है वो हाइड्रोमीटर से माप करते हैं। या एरियोमीटर भी हमने लिखा है। ठीक, अब थोड़ा पॉइंट कुछ लिखाते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। तो इसको नोट डाउन कर लिए होंगे आप लोग। अब आइए आगे चलते हैं और देखते हैं फैराडे का लॉ तो हो गया। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखते जाते हैं जो कि पेपर में आ सकता है, समझ गए? पेपर में आपके वो इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाएगा, तो आप लोग को याद रखना है कि पहला नोट पॉइंट, ये नोट करके सब नोट पॉइंट आता है। पहला पॉइंट आपका हो गया जिंक प्लेटिंग के लिए, जिंक प्लेटिंग के लिए जिंक प्लेटिंग के लिए एनोड करंट डेंसिटी, एनोड करंट डेंसिटी की वैल्यू कितना होगी? करंट डेंसिटी, एनोड करंट डेंसिटी की वैल्यू कितना होती है? याद रखिएगा 2 से 4 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फिर जिंक प्लेटिंग के लिए सेम यही चीज लिखेंगे, ये लिखना होगा जिंक प्लेटिंग के लिए, जिंक प्लेटिंग के लिए टेम्परेचर अगर देखा जाए तो 25 to 40 डिग्री होती है, 25 डिग्री से 40 डिग्री होती है। 25 से 40 डिग्री होती है। और जिंक प्लेटिंग के लिए, इसके लिए जेडीआर, जिंक प्लेटिंग के लिए इलेक्ट्रोलाइट जेडीएन NaCN NaOH सब आता है। कैडमियम प्लेटिंग के लिए
प्लेटिंग के लिए, कैडमियम प्लेटिंग के लिए इलेक्ट्रोलाइट कैडमियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, कैडमियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट का यूज होता है? कैडमियम हेक्सामेट, कैडमियम प्लेटिंग के लिए। कैडमियम प्लेटिंग के लिए कैथोड करंट डेंसिटी कैडमियम प्लेटिंग के लिए कैथोड करंट डेंसिटी 5 से 10 सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। पैरेलल प्लेटिंग के लिए 6 से 16 वोल्ट की आवश्यकता होती है। पैरेलल प्लेटिंग के लिए 6 से 16 वोल्ट की आवश्यकता होती है। ब्रांच प्लेटिंग के लिए टेम्परेचर कितना आवश्यकता होती है? 70 to 80 डिग्री सेंटीग्रेड। और ब्रांच हो गया पैरेलल प्लेटिंग के लिए नोट कर लीजिए। ये सब आ सकते हैं, पेपर में आने के चांस हो सकते हैं। मैंने आपको जो था लिखा दिया। बैटरी लगभग समाप्ति हो गई है, बस मेन पर लिखाते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। तो ब्रांच प्लेटिंग के लिए हो गया। उसके बाद एनर्जी एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग कितनी होती है? 50 से 80%। नोट डाउन कर लीजिए। ऊपर का तो नोट कर लिए। याद रखिए, जिंक प्लेटिंग के लिए नोट करंट डेंसिटी 2 से 4, जिंक प्लेटिंग में टेम्परेचर 25 से 40, जिंक प्लेटिंग के लिए इलेक्ट्रोलिटिक ZN, जिंक प्लेटिंग के लिए इलेक्ट्रोलिटिक कैडमियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। मतलब जिंक से कैडमियम प्लेटिंग के लिए नोट कर रहे हैं 5 से 10, पैरेलल के लिए 6 से, तो लगभग आप समझ गए होंगे। फिर आगे नोट डाउन करके लिखते हैं। क्रोमियम प्लेटिंग के लिए करंट डेंसिटी कौन सी? क्रोमियम का हम जब प्लेटिंग करते हैं तब करंट डेंसिटी कितना होती है? डेंसिटी 15 to 2500 कितना होती है? 2500 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको नोट डाउन कर लिए होंगे आपने।
क्रोमियम प्लेटिंग के लिए करंट डेंसिटी 15 से 25 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बैरल प्लेटिंग का लैग्रांजी सेल के लिए इलेक्ट्रोलिसिस। लैग्रांजी सेल के लिए इलेक्ट्रोलिसिस लैग्रांजी सेल के लिए इलेक्ट्रोलिसिस आता है NH4Cl। नीचे से नोट डाउन कर लीजिए। और लेड एसिड सेल में नेगेटिव प्लेट ग्रेटर देन पॉजिटिव प्लेट, याद रखिएगा। पॉजिटिव प्लेट। और सिल्वर प्लेटिंग के लिए, अगर हम सिल्वर की प्लेटिंग के लिए करेंगे तो सिल्वर प्लेटिंग के लिए इलेक्ट्रोलिटिक होगा इसको इलेक्ट्रोलिटिक होगा डबल साइनाइड ऑफ सिल्वर एंड पोटेशियम सॉल्यूशन। डबल साइनाइड ऑफ सिल्वर एंड पोटेशियम सॉल्यूशन। सिल्वर प्लेटिंग के बाद आपका एक क्या हो गया, एयरक्राफ्ट के लिए हम किसकी कोटिंग करते हैं? एयरक्राफ्ट के लिए हम निकेल आयरन सेल का प्रयोग करते हैं। निकेल आयरन सेल का प्रयोग करते हैं। तो एयरक्राफ्ट के लिए निकेल आयरन सेल का प्रयोग। ड्राई स्टोरेज सेल अगर कहे ड्राई स्टोरेज सेल अगर लिख के आ जाता है, स्टोरेज सेल निकेल कैडमियम। एयरक्राफ्ट के लिए ड्राई स्टोरेज सेल। कठोर सतह प्राप्त करने के लिए क्रोमियम प्लेटिंग। प्राप्त करने के लिए क्रोमियम प्लेटिंग। कौन सी प्लेटिंग? क्रोमियम। खाद्य पदार्थों में टिन कोटिंग करते हैं। खाद्य पदार्थों में टिन की कोटिंग। खाद्य पदार्थों में टिन की कोटिंग की जाती है। समझ गए होंगे? अगर हम बात करें बैटरी प्लेट का टेस्टिंग किया जाता है तो हम कैडमियम से करते हैं। बैटरी प्लेट टेस्टिंग, बैटरी प्लेट टेस्टिंग। तो बैटरी प्लेट टेस्टिंग के लिए हम कैडमियम टेस्ट, याद रखिएगा, ये हर जगह पूछता है।
कहीं ना कहीं तो पूछेगा, कहीं ना कहीं तो इन क्वेश्चनों से जुड़े होंगे। और एक चीज़ और है, अगर हम बात करें पहले तो नोट डाउन कर लीजिए। एक आता है, अगर हम कांस्टेंट करंट चार्जिंग मेथड में, कौन से कांस्टेंट करंट चार्जिंग मेथड, ऐसा कहीं लिख के आता है, कांस्टेंट करंट चार्जिंग मेथड में सप्लाई वोल्टेज अगर डिस्चार्ज से चार्ज तक होता है तो उस कंडीशन में सप्लाई वोल्टेज इंक्रीज होगा। क्या होगा? इंक्रीज होगा। सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज फ्रॉम डिस्चार्ज टू चार्ज कंडीशन, वोल्टेज फ्रॉम डिस्चार्ज, ऐसे लिख के आएगा, डिस्चार्ज टू फुली चार्ज कंडीशन, फुली चार्ज कंडीशन अगर ऐसा कहीं लिख के आता है तो सप्लाई वोल्टेज इंक्रीज होगा। ये चीज याद रखिएगा, इंक्रीज। ठीक, तो इस कंडीशन अगर कांस्टेंट करंट चार्जिंग मेथड है तो सप्लाई वोल्टेज क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसी में अगर कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग मेथड में, किसमें? कांस्टेंट वोल्टेज, ये तो करंट चार्जिंग मेथड हो गया, कांस्टेंट करंट चार्जिंग मेथड, कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग मेथड में अगर हम इसी में सप्लाई करंट चार्जिंग करंट फ्लो फ्रॉम डिस्चार्ज टू फुली चार्ज कंडीशन में तो डिक्रीज हो जाएगा। तो चार्जिंग करंट तो सप्लाई वोल्टेज तो इंक्रीज हो रहा है। देखो कांस्टेंट करंट है, ऐसे सीधा याद रखो, कांस्टेंट करंट और चार्जिंग मेथड है तो इसमें सप्लाई वोल्टेज होगा डिस्चार्ज फुली चार्ज कंडीशन में इंक्रीज होगा। अगर कांस्टेंट वोल्टेज मेथड में चार्जिंग करंट जो होता है डिस्चार्ज और फुल चार्ज होगा जो, वो डिक्रीज होगा। तो लिख लीजिए, 2 पॉइंट नोट करके अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग मेथड में चार्जिंग करंट फ्रॉम डिस्चार्ज टू फुली चार्ज टू फुली चार्ज कंडीशन, चार्ज कंडीशन क्या होगा? डिक्रीज होगा। ये चीज याद रखिएगा। तो चार्जिंग करंट क्या है? डिक्रीज हो रही है। वोल्टेज मेथड में जो कांस्टेंट वोल्टेज मेथड में जो चार्जिंग करंट डिक्रीज होते हैं और कांस्टेंट करंट चार्जिंग मेथड में जो सप्लाई वोल्टेज होता है इंक्रीज होता है। ये चीज याद रखिएगा, कहीं पूछ सकता है तो आप लोग याद रखिएगा आप लोग। और एक चीज और, एफिशिएंसी ऑफ एम्पियर आवर, एफिशिएंसी ऑफ वाट आवर इज ग्रेटर देन 1, रेशियो 1 से अधिक होता है। ये चीज याद रखिएगा, कहीं पूछ सकता है। एम्पियर एफिशिएंसी जो एफिशिएंसी ऑफ एम्पियर एफिशिएंसी रेशियो ऑफ वाट आवर एफिशिएंसी वो इज ग्रेटर देन 1 से अधिक होती है, याद रखिएगा, कहीं पूछ सकता है। तो जितना लिखाना था मेन पॉइंट, नोट पॉइंट मैंने लिखा दिया है, आप लोग के समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों शेयर कीजिए। सो थैंक्स।